अस्सलाम वालेकुम। उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 46। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। 20 ख़तरनाक लड़ाके तैयार किए गए थे। ग्रीथाओ गाउची ने 2 दिन तक उनकी तरबियत करता रहा था। तीसरे दिन उसने उन लोगों की खुद क़यादत की और कैंप की जानिब निकल पड़ा। उसके बदन में आग ही आग भरी हुई थी। इन तमाम कैंपों में कल तक उसकी हुक्मरानी थी, लेकिन जिस तरह इसकी इजारादारी आन की आन में ख़त्म कर दी गई थी, वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी और वो बुरी तरह तैश खा रहा था। एंड्रा गाउची से जो हदायत मिली थी, उनके बारे में उसने मज़ीद तस्दीक मुनासिब नहीं समझी। इसकी ख्वाहिश थी कि अपने आदमियों के ज़रिए खामोशी से शीरान को ख़त्म कर दे और ख़त्म करने के बाद उसकी लाश बादशाह खां को पेश कर दे। उसे बता दे कि ये वो शख्स था जिसने बादशाह खां को भी चोट देने की कोशिश की थी। ग्रीथाओ को यकीन था कि ये वही शख्स हो सकता है जिसकी तलाश में बादशाह खां भी है और जिसकी हरकत के नतीजे में ग्रीथाओ को एक बहुत बड़ी रकम बादशाह खां को अदा करनी थी, जो आज तक उसके जहन और दिल पर सवार थी। हालांकि बादशाह खान ने इसके बारे में इससे रकम का मुतालबा उस शिद्दत से नहीं किया था, लेकिन वो जानता था कि बादशाह खान जैसे आदमी को रकम बाहर तौर अदा करनी ही होगी। काश शीरान उसके हाथ आ जाए, फिर ये मसला भी हल हो जाएगा। उस शख्स की लाश ही नहीं बल्कि उसे जिंदा ही गिरफ्तार करना होगा। ग्रीथाओ गाउची मंसूबे बनाता हुआ कैंप के दौरे कर रहा था। अभी तक उसे कैंपों में शीरान नजर नहीं आया था, लेकिन इस वक्त जबकि शाम हो चुकी थी और सूरज मगरबी पहाड़ियों में झुक गया था, तो एक पहाड़ी इलाके में ग्रीथाओ गाउची को नजर आ गया। सुर्खु सफ़ेद कबायली लिबास में मुलबूस शख्स, जिसकी जीप एक दुबला पतला मुकामी चला रहा था। इसका रुख भी कैंप की तरफ था। कैंप में आवारागर्द ऐश कर रहे थे। ग्रीथाओ गाउची की आंखों में खून उतर आया। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और फिर उनसे कहा कि इस शख्स की जीप को घेर लिया जाए। आम लोगों को वो इस हंगामे का शिकार नहीं बनाना चाहता था, चुनांचे इसके साथी और वो इंतज़ार करते रहे। फिर जब वो एक ऐसे पहाड़ी इलाके में पहुंचे जो ज़रा कैंप से हटकर था, तो ग्रीथाओ गाउची ने अपनी गाड़ी से उतरकर उनके गिर्द घेरा डालना शुरू कर दिया। उसके 20 जवान जो मशीन गनों और राइफलों से मुसल्लह थे, पहाड़ियों में फैल गए। शायद कबाली को भी एहसास हो गया था। उसने हवा में मुंह उठा उठाकर कुछ सूंघने की कोशिश की। फिर दफतन उसने एक चट्टान के अक्कम में छलांग लगा दी। ताउनी को उसने अपने साथी की सीट लिया था। ओहो, बड़ा चालाक मालूम होता है, किसी चीते की तरह चुकन्ना, लेकिन जिस चट्टान के पीछे वो गया है, मेरा ख्याल है हम उसे बासानी गोलियों से उधेड़ सकते हैं। चलो शुरू हो जाओ, ग्रीथाओ गाउची ने कहा और चट्टान पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी गई। लेकिन चट्टान के अकब से एक भी गोली नहीं चलाई गई थी। वो लोग इस चट्टान को चारों तरफ से निशाना बनाकर गोलियों की बारिश कर रहे थे। फिर वो उस वक्त चौंके जब चट्टान के अकब से एक गोली ने ग्रीथाओ के एक आदमी की पुश्त में सुराख कर दिया। इसके बाद उसके मजीद 3 आदमी धाड़ते हुए अपनी जगह से उठे और ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगे। ग्रीथाओ गाउची शशदर रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि गोलियां चलाने वाले कौन हैं। अभी वो ये बात समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके 2 और आदमी गोलियों के शिकार हो गए। ये बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर शिकार हुए थे। वो शख्स शायद छलावा था, क्योंकि ग्रीथाओ गाउची ने उसके अलावा यह उसके साथियों को नहीं देखा था, लेकिन उसने ग्रीथाओ गाउची को ज़बरदस्त चोट दी थी। चट्टान के पीछे छुपकर उसने यही तासुर दिया था कि उसने चट्टान के पीछे पनाह ली है, और ग्रीथाओ गाउची ने इस चट्टान पर इस कदर गोलियां बरसाई थी कि चट्टान का डिज़ाइन ही बिगड़ कर रह गया। बाद में पता ये चला कि वो तो वहाँ एक लम्हे भी नहीं रुका था, बल्कि उस शख्स ने फ़ौरन ही अपनी पोजीशन बदल ली थी। पोजीशन बदलते उसने ग्रीथाओ गाउची के 6 आदमियों को ठिकाने लगा दिया था। अब ये नहीं कहा जा सकता था कि उसका रूह कौन सी समत है। ग्रीथाओ गाउची परेशानी के आलम में इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। इसी दौरान उसे एक बार फिर शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। उसके 2 और आदमी जिन्होंने अपनी पोजीशनें बदलने की कोशिश की थी, गोलियों के शिकार हो गए। ये सूरत हाल देखकर ग्रीथाओ गाउची बुरी तरह घबरा गया। उसने मुकामी जुबान में एक ज़ोरदार नारा लगाया। उसका मकसद ये था कि पीछे हटो और एक जगह इकट्ठे हो जाओ। उसके आदमी पीछे हटने लगे, लेकिन ये भी उनकी बदकिस्मती थी कि जिस तरफ वो पीछे हटे, उसी तरफ से उन पर गोलियां पड़ी और मज़ीद 3 आदमी शिकार हो गए। गोया ग्रीथाओ गाउची के 20 आदमियों से सिर्फ 9 आदमी बाकी रह गए थे, और अपने 11 साथियों को मुद्दा देखकर उन लोगों की हिम्मत नहीं रही थी कि वो यहाँ जमे रहें। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो छलावा किस तरह जगह बदल रहा है। लेकिन दूसरी बात ये नहीं हो सकती थी कि पहाड़ी के चप्पे चप्पे में उनके अफराद फैले हुए थे और शायद पहले ही उनके इस्तकबाल के लिए तैयार थे। ग्रीथाओ चीखता रह गया था और उसके 9 आदमी जी छोड़कर भाग गए थे। अब उनका नामो निशान नहीं था। ग्रीथाओ बुरी तरह परेशान हो गया था। इस तरह तो खुद भी मारा जा सकता था। चंद लम्हात के बाद उसे अपनी जान बचाने की फिक्र लाहिक हो गई।
और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसकने लगा। उल्टे कदमों वो एक चट्टान से नीचे फिसल रहा था। चट्टान के नीचे पहुंचकर उसने पांव टिकाए और खड़े होकर सुकून का सांस लिया। फिर वो आहिस्ता से पलटा ही था कि दफतन सहम गया। उसके पूरे बदन ने पसीना छोड़ दिया। अपने सामने वो एक देवकामत आदमी को देख रहा था जो कबायली लिबास में मुलबूस था। उसके दांत भीड़ों के दांतों से मुशाबा थे। गालिबन वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों की तेज चमक ग्रीथाओ को खोपड़ी की हड्डी तक तोड़ती महसूस हो रही थी। ग्रीथाओ गाउची, क्यों? मेरा ख्याल गलत तो नहीं है? उसकी गुर्राहट नुमा आवाज़ उभरी। ग्रीथाओ गाउची चट्टान से टिका उसकी आंखों में देख रहा था। वो एक अजीब से सहर का शिकार हो गया था जो लगता था कि मुकाबिल की शख्सियत ने उसे मसहूर करके रख दिया हो। हालांकि वो भी एक ख़तरनाक आदमी था और चंद ही रोज़ कबल की बात थी कि बैंकॉक के गिरदोनवा में उसके नाम का सिक्का बैठा हुआ था। लेकिन न जाने क्यों वो इस वक्त इस खौफनाक शख्स के सामने खुद को एहसास कमतरी का शिकार पा रहा था। जवाब नहीं दिया तुमने क्या? मैं ग्रीथाओ गाउची से मुखातिब हूँ, शीरान ने पूछा। हाँ, ग्रीथाओ ने खुद को संभालते हुए कहा। तो शीरान से मिलो। शीरान मार्लिनो का नुमाइंदा है। ना मैं मार्लिनो को जानता हूँ ना शीरान को। ग्रीथाओ गाउची ने खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। कोई हर्ज नहीं है, जानते नहीं तो जान जाओगे, बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि जान चुके होगे। अगर अजनबियत का मुजाहरा करोगे तो दूसरी बात है। वैसे तुम्हारे वो 9 साथी मुझे अच्छी तरह जानते हैं जो निकल भागे हैं। उनकी तादाद गलत तो नहीं बता रहा, उसने कहा और ग्रीथाओ ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। ठीक है, तुम्हारा अंदाज़ा काफ़ी दुरुस्त है। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे ग्रीथाओ बहुत दिलचस्प मुलाकात है हमारी ये। मैं तुम्हें पहली मुलाकात के तौर पर क्या तोहफा पेश करूं? उसने कहा। अंदाज ये था जैसे चूहे बिल्ली से खेलती है। वो बड़े दिलकश अंदाज में ग्रीथाओ से गुफ्तगू कर रहा था जैसे कोई फिक्र ही ना हो। हालांकि कुर्बो जवाब में 11 लाशें बिखरी हुई थी। ग्रीथाओ ने इधर उधर देखा और उसकी बेचैन निगाहें उसके उन आदमियों को तलाश करने लगी जिन्होंने उसके वो साथी हलाक कर दिए थे। शीरान ने शायद ग्रीथाओ का मकसद भांप लिया था और उसके हलक से एक कहकहा आज़ाद हो गया। तुम मेरे साथियों को तलाश कर रहे हो शायद? हाँ, तुमने इंतहाई मुनज़्ज़म पैमाने पर चट्टान के पीछे से अपने आप को जो आदमी छुपा रखे थे, बेहद चालाक आदमी मालूम होते हो, ग्रीथाओ ने कहा। और शीरान का कहका इस बार बड़ा गरजदार था। देर तक वो हंसता रहा, फिर उसने कहा, अगर चट्टान के पीछे से एक मरे हुए चूहे के अलावा तुम किसी को निकाल दो तो शीरान ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलामी के लिए तैयार हो जाएगा, समझे? और उस मरे हुए चूहे को आवाज़ दे रहा हूँ, बाहर निकल आओ, अब तुम्हें पोशीदा रहने की ज़रूरत नहीं। इस बार उसने एक चट्टान की तरफ रुक करके कहा और तोने गर्दन लटकाए हुए बाहर निकल आया। देखा तुमने ग्रीथाओ, ये मेरी फ़ौज है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों के अलावा इस इलाके में कोई नहीं है। हम ही ने जगह बदल बदल कर फायरिंग की थी और तुम्हारे आदमी को बौखला दिया। कैसी रही? शीरान ने कहा और फिर हंस पड़ा। बकवास, बिल्कुल बकवास, नामुमकिन। सुनो, तुम बेबस चूहे हो, इसलिए बदतमीज़ी के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो। जानते हो कि चंद लम्हात के बाद मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे शानों से उतार कर फेंक दूंगा। मैं किसी ऐसे आदमी पर तशद्दुद नहीं करता जिसके बारे में मुझे यकीन हो गया हो कि ये मेरी गिरफ्त में है। जाओ तलाश करो। अगर एक भी आदमी तलाश कर सके तो मैं तुम्हारी जाबख्शी कर दूंगा। जाओ। शीरान खुर्राया, उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। ग्रीथाओ उछलकर उसी चट्टान पर चढ़ गया जहाँ से थोड़ी देर पहले वो नीचे उतरा था। उसने चट्टान के सिरे पर से इधर उधर देखा। वाकई उसे अपने 11 आदमियों की लाशों के अलावा किसी और का वजूद नहीं मिला। ये इंतहाई हैरत अंगेज बात थी, बल्कि एक तरह से नामुमकिन। गोया सिर्फ इन 2 आदमियों ने ये हशर बर्पा किया था। वो सर खुजाता हुआ चट्टान से नीचे आ गया। क्यों, क्या देखा? शीरान ने पूछा। कुछ नहीं, कोई नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता और तुम जैसे बेबस चूहों के सामने झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं। बहर तो ग्रीथाओ, तुम्हारे तमाम अड्डे ख़त्म हो गए हैं और वहाँ मार्लिनो के नाम से कारोबार शुरू हो गया है। मार्लिनो को यह बात नापसंद थी कि बैंकॉक में मंशियात के अड्डों पर तुमने नाजायज़ कब्जा जमा रखा है। उसने मुझे हिदायत की थी कि बैंकॉक से तुम्हारे अड्डे ख़त्म कर दो, चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। वैसे अब तुम समझ चुके होगे कि तुम्हारी हैसियत हमारे सामने बेअसर हो गई है। बताओ, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँ? मैं इस सिलसिले में तुमसे क्या कह सकता हूँ? जो तुम्हारा दिल चाहे करो, उसने कहा। नहीं ग्रीथाओ, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त देता हूँ। इस वक्त न सही, कुछ देर बाद सही, कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद सही, फैसला कर लो। जाओ, चले जाओ। जिस वक्त भी दिल चाहे मुझसे रब्ता कायम कर लेना और मुझे बताना कि तुम क्या चाहते हो। मैं नहीं समझा मिस्टर शीरान, क्या तुम वाकई संजीदा हो? ग्रीथाओ ने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। मैंने कहा ना कि तुम्हारे सामने गैर संजीदगी की गुंजाइश नहीं रही है। तुम हार चुके हो ग्रीथाओ, लेकिन हारे हुए हो तो बाज़ औक़ात सौदा करने में मज़ा आता है। करोगे सौदा? कैसा सौदा? तुम यूँ करो कि कल शाम के 7 बजे मेरी इस बताई हुई जगह पर पहुँच जाओ। अपने साथ जितने भी नुमाइंदे ला सकते हो ले आओ, लेकिन सुनो, बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए
और बिल्कुल ही शरीफाना गुफ्तगू हो। अगर इस सिलसिले में तुमने मार धाड़ या धोखेबाजी से काम लिया तो फिर मैं इसके लिए भी तैयार रहूँगा, लेकिन अगर कोई दिलचस्प और कारामद गुफ्तगू चाहते हो तो फिर सिर्फ उन ख़ास नुमाइंदों के साथ आओ जिन्हें तुम इस काबिल समझते हो कि वो हमसे कुछ सौदेबाजी कर सकें। मगर शीरान, मैं तुम्हारे साथ कैसी सौदेबाजी कर सकता हूँ? तुम अपने अड्डों की वापसी चाहते हो? शीरान ने सवाल किया और ग्रीथो फिर उसे परेशान निगाहों से देखने लगा। फिर हरासा लहजे में बोला, मेरी इससे बड़ी ख्वाहिश और कोई नहीं है। तो भी ठीक है, ये तमाम अड्डे तुम्हें वापस किए जा सकते हैं। हमारे साथ बैठकर गुफ्तगू करो, दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करो। शीरान बोला, अगर ये बात है मिस्टर शीरान तो मैं तैयार हूँ। तुम जो कुछ भी कहोगे मैं इससे इनहराफ नहीं करूँगा। क्या वाकई? हाँ, मैं बहर तौर ताकतवर लोगों को पसंद करता हूँ और उनकी दोस्ती चाहता हूँ। तो भी ठीक है, कल शाम को 7 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कहाँ? ग्रीथाओ ने पूछा। जगह का तयन भी हो जाएगा ग्रीथाओ। तुम यूँ करो कि मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे दो। कल ठीक 6:30 बजे मैं तुम्हें इसी नंबर पर रिंग करके जगह की इत्तला दे दूँगा। तुम वहाँ पहुँच जाना। ग्रीथाओ एक लम्हे के लिए सोचता रहा, फिर गर्दन हिला दी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करूँगा। ये लो मेरा नंबर। हाँ, दोहराओ, शीरान ने कहा और ग्रीथाओ ने एक नंबर बताया। शीरान ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। मैंने ज़हन-नशीन कर लिया, याद रहेगा तुम्हें? हाँ, शीरान को सब कुछ याद रहता है। अच्छा, मैं जाता हूँ मिस्टर ग्रीथाओ, शीरान बोला और एक तरफ चल दिया। ताउनी भी उसके साथ ही था। ग्रीथाओ सरसीमा निगाहों से उसे देखता रहा। जो कुछ हो चुका था वो उसकी तवक्को के बरक्स था। वो सोच कर ही आया था कि आज उस शख्स का कलाकमा कर देगा, लेकिन जो कुछ निकला था वो इंतहाई खौफनाक था। दर हकीकत शीरान ने इस वक्त उसकी जाबख्शी कर दी थी, वरना ग्रीथाओ की ज़िंदगी का सवाल ही नहीं था। उसे 9 साथियों पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि वो इसे इस आलम में छोड़कर भागे थे। बिलाशुबा सूरत हाल बहुत नाजुक हो गई थी, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने ज़िंदगी भर उससे फ़ायदे उठाए थे और इस तरह वो दौलतमंद बन गए। ज़िंदगी की बाजी लगाने का मौका आया तो ग्रीथाओ का साथ छोड़कर भाग गए। देख लूँगा, सबको देख लूँगा, ज़रा इन हालात से निमट लूँ, ग्रीथाओ ने कहा और वहाँ से खुद भी वापस चल दिया। उसके साथियों में से किसी का दूर दूर तक पता नहीं था। वो अकेला ही सफ़र करता रहा और बहुत दूर निकल आया। जहन में न जाने कौन कौन से ख्यालात थे, बेशुमार उल्टे सीधे ख्यालात थे। काफ़ी दूर चलने के बाद एक टैक्सी मिल गई और वो अपने रहायशगाह पर पहुंच गया। रहायशगाह पर उसे अपने आदमियों का कोई पता नहीं मिला। वो 11 लाशें वही रह गई थी। वो हलाक हो चुके थे। अब उनके बारे में तशवीश बेकार थी। वैसे ग्रीथाओ जानता था कि उन 11 लाशों का मसला भी काफ़ी उलझन का बायस बनेगा। इस वक्त उसके हाथ पांव बिल्कुल बेजान हो चुके थे। वो कुछ करने के काबिल नहीं था। जहन में भंवर पड़ रहे थे, आग ही आग सुलग रही थी सारे वजूद में, लेकिन वो कर क्या कर सकता था? बेबसी और लाचारी का शदीद हमला हुआ था। वो आरामदेह कुर्सी पर दराज होकर आंखें बंद करके बैठ गया। इन तमाम हालात की इत्तला वो बादशाह खां भी दे सकता था, लेकिन सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ हो गई थी। इससे कब ऐसा कोई करता तो यकीनी तौर पर वो इसमें बादशाह खां को शरीक करना पसंद करता। लेकिन शीरान की जो शख्सियत उसके सामने आई थी, इससे इस जैसे आदमी को अंदाज़ा हो गया था कि इसका मुकाबिल मामूली आदमी नहीं। मुमकिन है बादशाह खां उसके मुकाबले में इतना ताकतवर साबित हो, लेकिन दुश्मन की सही कुव्वत का अंदाज़ा लगाए बगैर यही फैसला करना बहुत मुश्किल था। बादशाह खां खुद इस कबैले की तलाश में था और उससे अदावत रखता था। इन हालात में अगर बादशाह खां ने अपने तौर पर कुछ किया तो फिर ये मुमकिन है कि शीरान ग्रीथाओ का शदीद दुश्मन बन जाए। सबसे पहले ग्रीथाओ का खात्मा कर दे, इसके बाद वो बादशाह खां के बारे में सोचेगा, यानी वो ग्रीथाओ को गद्दार तस्वुर करेगा। बादशाह खां का मसला तो बादशाह खां भी खुद परस्त इंसान था। ताकत के नशे में चूर वो ग्रीथाओ को खातिर में नहीं लाता था। कोई बात ना होती तो वो हीरो की रकम का मुतालबा न करता। ग्रीथाओ के हालात पहले ही गर्दिश में थे। बादशाह खान से दबकर बात करने की ज़रूरत थी, सिर्फ इसलिए कि हालात उसके लिए मुनासिब ना थे। ये दूसरा शख्स था जिसे उसने दबा लिया था, लेकिन इस दूसरे शख्स ने तो सत्यानाश ही मार दिया था। उसका तमाम कारोबार ही चौपट कर दिया था। बेशुमार अफराद हलाक कर दिए थे। माली तौर पर उसे फक्कड़ कर दिया था। अगर इसी की दोस्ती हासिल हो जाए किसी तौर तो बेहतर था। ग्रीथाओ को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद थी, चुनांचे उसने तय कर लिया कि बादशाह खां को कुछ नहीं बताएगा। उसने सोच लिया कि अपने ख़ास साथियों को भी बेखबर रखेगा। इसने सिर्फ चंद ऐसे लोगों का इंतखाब किया जो उसके करीब तर थे। उनकी तादाद भी 8 तो थी, लेकिन इस हंगामे से वो ग्रीथाओ के साथ नहीं थे। ना ही उन्होंने ग्रीथाओ की शिकस्त का ये आलम देखा था। बहर तौर ग्रीथाओ आंखें बंद किए ये फैसले करता रहा और उसके बाद अपनी जगह से उठ गया। अब उसे उन साथियों से रब्ता करना था जिन्हें लेकर वो अगले रोज़ शीरान के पास जाने वाला था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है।
बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।